हेलो बच्चों। सो ह्यूमन फिजियोलॉजी चैप्टर डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन का ये सेकेंड लेक्चर है। तो फर्स्ट लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ा था बेसिक्स ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम। ओके, फिर हम लोग पढ़े थे वहाँ पर टीथ के बारे में, फिर हम लोग पढ़े थे टंग के बारे में, और फिर पढ़े थे हम लोग सैलिवरी ग्लैंड्स के बारे में। तो उस वीडियो को जरूर देखेंगे, उसका मैं लिंक इसमें शेयर कर दूंगा। ये सेकंड लेक्चर है, हम लोग उसको कंटिन्यू फॉरवर्ड करेंगे, आगे के टॉपिक्स पढ़ेंगे। ठीक है, तो बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है। ह्यूमन फिजियोलॉजी के दो चैप्टर्स चल रहे हैं पैरेलल, सर्कुलेटरी सिस्टम और डाइजेस्टिव सिस्टम। तो सर्कुलेटरी सिस्टम के भी 3-4 लेक्चर्स हो चुके हैं, उनको भी आप देखेंगे, उनका भी लिंक मैं डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो डाइजेस्टिव सिस्टम के फर्स्ट लेक्चर में हम लोगों ने टीथ, सैलिवरी ग्लैंड, टंग पढ़ रखा है। अब हम लोग देखेंगे इसके आगे। तो देखो ये डायग्राम काफ़ी कॉमन है, क्लास 9-10 से बनाते आ रहे हो। तो डायग्राम कॉमन है, बट हम लोग चूँकि 11th में आ गए हैं और हम लोग नीट के लिए पढ़ रहे हैं, तो हम लोग कुछ अच्छे लेवल पे कुछ चीज़ें पढ़ेंगे, बहुत कुछ नया जानने को मिलेगा आपको। ठीक है, चलो। तो देखो ये आपका एक इंसान का एलिमेंट्री कैनल के पार्ट्स को बनाया हुआ डायग्राम है। एनसीईआरटी में दिया हुआ है, वहाँ पे देख सकते हो। अगर आपको बोर्ड पे क्लियर नहीं दिख रहा है, मे भी थोड़ा सा दिक्कत हो रहा होगा, तो आप समझ लो बस। यहाँ पे स्क्रीन शॉट ले लेना और आप एनसीईआरटी से डायग्राम बना लेना और ऐड कर लेना, ठीक है, अपने नोट्स में। तो देखो एलिमेंट्री कैनल आपको पता होगा लेंथ कितना, 30 फीट, 30 फीट या 9 मीटर। तो 30 फीट का जो एलिमेंट्री कैनल है, एलिमेंट्री कैनल हम लोग कहाँ से कहाँ लेते हैं, एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग बात करेंगे, इसोफेगस से लेके एनस तक। तो ये इसोफेगस दिख रहा है, खाना वाला पाइप से लेके एनस तक, एनस जहाँ से स्टूल निकलेगा आपका बाहर। ठीक है, तो इसोफेगस से एनस तक हम लोग एलिमेंट्री कैनल के पार्ट्स को ले रहे हैं। और इस 30 फीट की बात करें तो इस 30 फीट पार्ट में सबसे लंबा पार्ट क्या होता है बेटा, सबसे लंबा पार्ट होता है स्मॉल इंटेस्टाइन। तो स्मॉल इंटेस्टाइन जो है ना, वो स्मॉल इंटेस्टाइन काफी लंबा होता है, कितना, 20 फीट अकेले होता है। ये डाटा वगैरह हम लोग फर्स्ट लेक्चर में डिस्कस कर चुके थे। तो 30 फीट में 20 फीट स्मॉल इंटेस्टाइन है, और उस 20 फीट की बात करें तो सबसे लॉन्गेस्ट पार्ट क्या होता है एलिमेंट्री कैनल का, नाम है इलियम। तो इलियम सबसे लॉन्गेस्ट है और सबसे ज्यादा क्वाइल पार्ट है। कितना लेंथ है, 3.5 मीटर का। चलो हम लोग वन बाय वन देखते हैं। तो सबसे पहले क्या होता है, सबसे पहले ये आपका सपोज करो माउथ है, माउथ से कुछ खाना खाया, तो माउथ से जब खाना खाए वो आपके बक्कल कैविटी में गया। बक्कल कैविटी का मतलब जब मुंह खोलते हो तो जो कैविटी बनता है, जो चैम्बर बनता है, दैट इज कॉल्ड बक्कल कैविटी। तो बक्कल कैविटी में क्या क्या मिलेगा आपको, टिल्स है आपके, टंग है, तो क्या ऊपर में पैलेट है, ऊपर का जो तालू है, नीचे का पैलेट है, अगर दिख रहा है। तो जब बक्कल कैविटी खोलोगे तो टीथ मिलेगा, आपको टंग मिलेगा, पैलेट मिलेगा। चलो, तो माउथ के अंदर फूड गया, और ऊपर क्या है, देखो नाक है। तो नाक के दो नॉस्ट्रिल हैं, देखो ये इसको हम लोग बोलते हैं एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल, तो एक राइट साइड में और एक लेफ्ट साइड में। तो देखो नाक का जो नॉस्ट्रिल है वो नॉस्ट्रिल पीछे गया, तो पीछे हम लोग बेसिकली देख नहीं पा रहे हैं। इमेजिन करो कि जो रास्ता है ये दोनों पीछे जाता है इस तरह से, और पीछे जाके फाइनली देखो यहाँ पर दिख रहा है, दो रास्ते दिख रहा है, ऊपर नीचे बना है क्योंकि बोर्ड तो 3D है नहीं। तो पीछे से बेसिकली एक लेफ्ट नोज से एक राइट नोज से रास्ता निकल के आता है। तो देखो एल मतलब लेफ्ट और आर मतलब राइट, तो लेफ्ट नोस्ट्रिल से और एक राइट नोस्ट्रिल से आया, और दो रास्ता नाक की तरफ से आया, और एक माउथ से गया। तो बताओ कितना हो गया, 2 ऊपर और एक माउथ वाला 3, कोई दिक्कत नहीं है। अब फाइनली माउथ वाला जो पाथवे है और फूड का पाथवे, सॉरी माउथ का जो फूड का पाथवे है और नोज से जो एयर आ रहा है उसका पाथवे, दोनों का दोनों कंबाइन होगा और मिलेगा, और जो चेंज बनेगा का नाम क्या है, फेरिंग्स। तो बेसिकली फेरिंग्स क्या है, फेरिंग्स है कॉमन पाथवे फॉर फूड एंड एयर। तो फेरिंग्स जो है बेटा वो है कॉमन पाथवे या कॉमन ऐसा पार्ट है बॉडी का जहाँ पर फूड और एयर दोनों के दोनों एक साथ मिलेंगे। तो फूड एंड एयर का कॉमन पाथवे है फेरिंग्स, और फेरिंग्स के 3 पार्ट होते हैं। तीनों पार्ट आपको नहीं पढ़ना है, फेरिंग्स के 3 पार्ट होते हैं, ओरोफेरिंग्स, लैरिंगोफेरिंग्स, नेजोफेरिंग्स। ठीक है, आपको बस नीट में सिलेक्शन का मतलब है। अगर आप सबको नीट में एग्जाम देने गए और ऑप्शन में आया, एग्जाम में क्वेश्चन आया कि कॉमन पाथवे फॉर फूड एंड एयर, और ऑप्शन में फेरिंग्स ना देके वो दे दिया ओरोफेरिंग्स, नेजोफेरिंग्स, लैरिंगोफेरिंग्स, और एक और कुछ ऑप्शन दे दिया, तो आपका आंसर क्या मारना है, ओरोफेरिंग्स। ओरोफेरिंग्स को बेस्ट आंसर मारना है, ठीक है, इसको ध्यान रख लोगे, ओरोफेरिंग्स को बेस्ट आंसर देना है। फेरिंग्स से 3 पार्ट होता है, इसमें ओरोफेरिंग्स कॉमन पाथवे फूड एयर, अरे कोई दिक्कत नहीं। चलो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो फेरिंग्स में जंक्शन हुआ, मतलब सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि 2 पाइप इधर से आया और एक पाइप इधर से आया माउथ वाला, और तीनों का तीनों यहाँ मिला, और मिला क्या, फेरिंग्स। ना मिलेगा तो क्या मिल के वहीं पे रुक जाएगा क्या, नो रुकता नहीं है। अब वहां से फेरिंग्स से 2 पार्ट निकलेगा, 2 पाइप निकलेगा। तो देखो एक पाइप आगे निकला, दैट इज कॉल्ड ट्रैकिया। तो ट्रैकिया वाले को हम लोग यहाँ तक बना के छोड़ देंगे, क्यों, क्योंकि अगर इस डायग्राम में लंग्स वगैरह बनाते हैं तो कम, ऐसा नहीं है कि इंसान कटा हुआ होता ट्रैकिया, नो, बस चूंकि हम लोग अभी चैप्टर पढ़ रहे हैं डाइजेस्टिव सिस्टम, तो हम लोग ट्रैकिया की बात नहीं करेंगे, क्योंकि ट्रैकिया रेस्पिरेटरी सिस्टम का पार्ट है। नेक्स्ट चैप्टर हम लोग वही शुरू करेंगे, रेस्पिरेटरी सिस्टम, वहां पढ़ेंगे। तो ट्रैकिया आगे गया और पीछे इसोफेगस गया। तो ट्रिक बताया था आपको, लाइक एग्जाम में आप भूल जाओगे कि आगे ट्रैकिया होता है या पीछे, तो बोले था क्या, गला दबा के देखोगे
जब तुम गला दबाते हो तो सांस रुकता है ना, और जब गला दबाओगे तो सांस रुकेगा। तो सांस क्यों रुक रहा है? इसोफेगस दबने से? नो, ट्रैकिया के दबने से। तो ट्रैकिया दबा और आपका सांस रुका। और इसोफेगस पीछे साइड से होता है, मतलब पोस्टीरियर होता है, ट्रैकिया आगे साइड से होता है। जैसे मैं अगर सामने खड़ा हूं इस तरह से, तो मेरे आगे ट्रैकिया है, तो देखो ट्रैकिया वाला पाइप आगे है, और पीछे साइड से क्या है? इसोफेगस। कोई दिक्कत नहीं है। देखो इसोफेगस दिख रहा है, और इसोफेगस को हम लोग क्या बोलते हैं बेटा? इसोफेगस हम लोग बोलते हैं फूड पाइप। कोई दिक्कत नहीं है। तो इसोफेगस को हम लोग बोलते हैं फूड पाइप। अप्रॉक्स 20 सेंटीमीटर लेंथ का होता है, ठीक है। तो लेंथ आपसे पूछेगा नहीं, इसलिए मैं लिख दे रहा हूँ। तो इसोफेगस फूड पाइप है, जिसके थ्रू आप जो खाना खाओगे वो फूड नीचे आएगा। कोई दिक्कत नहीं है। चलो ना, ट्रैकिया के ऊपर एपिग्लॉटिस होता है। एपिग्लॉटिस वगैरह वाला जो चीज है हम लोग रेस्पिरेटरी सिस्टम में पढ़ेंगे, क्योंकि ट्रैकिया का पार्ट है, तो अभी यहाँ पढ़ के कोई फायदा नहीं है, ठीक है। एनसीईआरटी में दिया हुआ, परेशान मत हो ना, जो बच्चे एनसीईआरटी पढ़ते हो क्लास के बाद, तो वो लोग को मिलेगा एपिग्लॉटिस नाम का एक चीज, परेशान नहीं होना। एपिग्लॉटिस हम लोग रेस्पिरेटरी सिस्टम में डिस्कस करेंगे, क्योंकि वहां भी करना पड़ेगा, दो बार टाइम वेस्ट होगा। तो बस एपिग्लॉटिस वर्ड जहां भी आएगा उसके बारे में लिखा हुआ उसको इग्नोर करना, ठीक है, आगे पढ़ना। तो देखो बेटा, फेरिंक्स से जो पीछे रास्ता निकला क्या है? ये इसोफेगस। तो इसोफेगस से फूड आपका आएगा। तो देखो सिंपल सा कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए कि पूरे के पूरे एलिमेंट्री कैनाल में एक मूवमेंट होता है, दैट इज मूवमेंट इज कॉल्ड पेरिस्टाल्सिस। तो बेसिकली पेरिस्टाल्सिस जो मूवमेंट है वो पूरे के पूरे एलिमेंट्री कैनाल में होते रहता है। तो पेरिस्टाल्सिस क्या होता है? पेरिस्टाल्सिस का मतलब रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन। तो आपके एलिमेंट्री कैनाल में होते रहता है बेटा रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन। तो रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन एलिमेंट्री कैनाल इज कॉल्ड पेरिस्टाल्सिस। कहने का मतलब है कि ये आपका सपोज करो इसोफेगस है, तो यहाँ पे फूड है सपोज करो, तो ऊपर का पार्ट कॉन्ट्रैक्ट करेगा, तो फूड नीचे धक्का लगेगा, और नीचे का पार्ट रिलैक्स करेगा। फिर अब ये कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो फिर रिलैक्स करेगा नीचे, तो सो ऑन फाइनली आपको जो फूड पार्टिकल था, जो रोटी का टुकड़ा आप खाए हो, तो जो रोटी का टुकड़ा है वो फाइनली पेरिस्टाल्सिस की वजह से इसोफेगस से मूव करते करते फाइनली आपके नीचे आएगा एलिमेंट्री कैनाल में, और डाइजेशन उसका होगा, ठीक है। तो पेरिस्टाल्सिस का ध्यान रखोगे। अच्छा, एक क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है घुमा के कि सपोज करो कोई आदमी है, तो जब हम लोग ऐसे सपोज करो हम लोग कोई लड्डू खाते हैं, कोई मिठाई खा रहा है या कुछ भी खा रहे हैं, तो हम लोग का पेरिस्टाल्सिस हो रहा है, और वो फूड कहाँ जा रहा है? टुवर्ड्स नीचे जा रहा है, स्टोमक की तरफ जा रहा है, स्टोमक से बाद इंटेस्टाइन की तरफ जाएगा। और आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि अगर एक आदमी को उल्टा लटका देंगे मतलब पैर ऊपर और सर नीचे, और उस इंसान को कुछ खाने के लिए देंगे, उसको मान लो लड्डू खाने के लिए दिए, तो क्या वो लड्डू नीचे जाएगा? मतलब वो लड्डू क्या पेट तक जाएगा? ये क्वेश्चन आपको पूछेगा, तो क्या जाएगा? यस जाएगा। क्यों? क्योंकि जो पेरिस्टाल्सिस का मूवमेंट है वो कहीं ना कहीं ग्रेविटी से स्ट्रांग है। तो पेरिस्टाल्सिस का जो मूवमेंट है, ऑल्दो जब आदमी उल्टा लटकेगा, सपोज करो आदमी का मुंह है और इसका पैर है, बट इसे आपको ऐसे लटका दिए और इसको लड्डू खिला रहे हैं, कुछ दे रहे हैं, स्टिल ये लड्डू धीरे धीरे मूव करके ऊपर जाएगा ग्रेविटी के अपोजिट। क्यों? क्योंकि पेरिस्टाल्सिस स्ट्रांग है ग्रेविटी से ज़्यादा, तो फूड पार्टिकल को ऊपर ही ले जाएगा। हाँ, थोड़ा सा हो सकता है कि वो सरक जाए, उसको थोड़ा सा प्रॉब्लम हो, बट स्टिल वो लड्डू चला जाएगा उसको, ठीक है। चलो आगे देखते हैं। तो इसोफेगस समझ में आया, फूड पाइप। ना देखो बेटा, इसोफेगस फाइनली नीचे आया, और अब आया अगला ऑर्गन क्या था? स्टोमक। तो इसोफेगस और स्टोमक के बीच में वी हैव गॉट समथिंग एंड दैट इज कॉल्ड गैस्ट्रोइसोफेजियल स्फिंक्टर। गैस्ट्रो का मतलब पेट, स्टोमक की बात कर रहे हैं, तो गैस्ट्रो मतलब स्टोमक, इसोफेजियल का मतलब इसोफेगस। तो गैस्ट्रोइसोफेजियल स्फिंक्टर इस तरह का देखो स्फिंक्टर है, इस तरह का स्फिंक्टर होता है। स्फिंक्टर क्या होता है आपको पता होगा, स्फिंक्टर नहीं पता तो मैं बताता हूँ आपको, ठीक है। तो सपोज करो स्फिंक्टर बेसिकली इस तरह का एक स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, इलास्टिक स्ट्रक्चर होता है। और सपोज करो कि आपको पाइप है, हालांकि इतना मोटा इसोफेगस नहीं होता है, समझने के लिए हम लोग समझ रहे हैं। सपोज करो ये इसोफेगस है और इसोफेगस के नीचे स्टोमक शुरू होने वाला है। तो स्फिंक्टर का काम क्या होता है? स्फिंक्टर बेसिकली इस तरह से, देखो इस तरह से किसी पाइप के ऊपर रहता है। अब बताओ आंसर दो मेरे क्वेश्चन का। देखो ये इसको प्लीज मतलब एकदम सीरियसली इस एग्जांपल को मत लेना, सीरियसली लेना है, मतलब कहने का मतलब ये है कि सपोज करो कि आपका इसोफेगस है और आपका स्टोमक है, तो बेसिकली बोतल थोड़ा हार्ड है, उसको हम लोग कंप्रेस नहीं कर पा रहे हैं पूरी तरह से। तो अब क्या होगा, अभी जो स्फिंक्टर है, स्फिंक्टर जो है ये जैसे ही कॉन्स्ट्रिक्ट करेगा, स्फिंक्टर जब कॉन्स्ट्रिक्ट करेगा तो क्या होगा, इस पाइप को मतलब इस मुंह को, इस रास्ते को क्लोज कर देगा, क्लोज कर देगा ना, तो इसका मतलब क्या होगा, फूड जो ऊपर है वो ऊपर रह जाएगा। और जब स्फिंक्टर रिलैक्स करेगा, जब स्फिंक्टर फैलेगा तो पाइप भी फैल जाएगा, पाइप का मुंह खुल जाएगा, पाइप का जब मुंह खुल जाएगा तो फूड आपका नीचे आ जाएगा। ओके, समझ में आ रहा है? तो स्फिंक्टर जब कॉन्स्ट्रिक्ट करेगा तो रास्ता क्लोज हो जाएगा, तो रास्ता क्लोज हो जाएगा तो फूड आपका इसोफेगस से स्टोमक में नहीं आ पाएगा। और जब स्फिंक्टर रिलैक्स करेगा तो
रास्ता खुल जाएगा और आपका फूड इसोफेगस से स्टोमक में आ जाएगा। समझ में आया? तो ये स्फिंक्टर होता है। ओके चलो, तो स्फिंक्टर का फंक्शन क्या हुआ? स्फिंक्टर का फंक्शन हुआ कि ये आपके फूड के मूवमेंट को, ये आपके फूड के एंट्री को रेगुलेट कर रहा है। किसमें? स्टोमक में। कहाँ से? इसोफेगस में। तो ये स्फिंक्टर यहाँ पे नाम क्या है? गैस्ट्रो इसोफेजियल स्फिंक्टर। और ये क्या किया बेटा बताओ? ये रेगुलेट किया। क्या रेगुलेट किया? ये रेगुलेट किया क्या? एंट्री ऑफ फूड इनटू किसमें? स्टोमक। स्टोमक को रेगुलेट किया ना बेटा? हाँ, तो स्टोमक के अंदर फूड की एंट्री को रेगुलेट किया। मतलब जब स्फिंक्टर कॉन्स्ट्रिक्ट करेगा तो फूड आपका नीचे नहीं आएगा, और जब रिलैक्स करेगा तो फूड नीचे आएगा। कोई दिक्कत? और इसका दूसरा नाम है क्या? कार्डियक स्फिंक्टर। इसी को हम लोग बोलते हैं कार्डियक स्फिंक्टर भी। ठीक है, तो इसको याद करने का तरीका है ऐसा करना, GOC से, GOC जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ठीक है, तो G फॉर गैस्ट्रो, O फॉर इसोफेजियल एंड C फॉर कार्डियक। तो गैस्ट्रो इसोफेजियल नाम ही लगा हुआ क्या? स्टोमक और इसोफेगस, तो बोलने का सवाल ही नहीं होता है। तो GOC से याद रख लोगे ना। गैस्ट्रो इसोफेजियल स्फिंक्टर का मतलब क्या हुआ कि आपका ये फूड को रेगुलेट कर रहा है। एक बीमारी होती है, देखो यहाँ पर एक बीमारी होती है, उसको हम लोग बोलते हैं एक्लेसिया कार्डिया। तो एक्लेसिया कार्डिया एक बीमारी है, और इस बीमारी में क्या होता है? इस बीमारी में कार्डियक स्फिंक्टर जो है, ये जो कार्डियक स्फिंक्टर है, इसमें रिलैक्स होने की प्रॉपर्टी फेल हो जाती है। तो अगर सपोज करो कार्डियक स्फिंक्टर रिलैक्स नहीं करेगा, रिलैक्स नहीं करेगा मतलब वो कॉन्स्ट्रिक्ट करना चाहेगा, कॉन्स्ट्रिक्ट ही रह जाएगा। समझ रहे हो ना? तो रिलैक्स मान लो नहीं कर रहा, वो रिलैक्स करने में फेल कर जा रहा है, तो सपोज को रिलैक्स नहीं कर पा रहा है। ठीक है, तो जब वो रिलैक्स नहीं करेगा तो क्या होगा? सपोज करो आप खाना खा रहे हो और खाना खाते खाते आपका इसोफेगस पूरा भर गया रोटी से, और आपका जो स्फिंक्टर है रिलैक्स नहीं कर रहा। रिलैक्स नहीं कर रहा तो आपका खाना स्टोमक में नहीं जाएगा ना जी, रिलैक्स नहीं कर रहा है। तो क्या होगा? आपको लगेगा थोड़ा सा अनईजी फील होगा, आपको लगेगा कि आपका पेट का खाना आपके मुंह में वापस आ रहा है। ओके, और आपका जो खाना है, वो जो खाना है ना बेटा, तो ये तो सपोज करो दिक्कत होगा ही। और सपोज करो कि आपका खाना पास कर गया, सपोज करो कि आपका खाना पास कर गया, और सपोज करो इस इंसान को एक्लेसिया कार्डिया का प्रॉब्लम है, तो जब आदमी खाना खा लेगा और फिर खाना सपोज करो स्टोमक में आ गया, तो क्या होगा? स्टोमक जब आदमी मान लो सोएगा, लेटेगा, तो स्टोमक का जो फूड का कंटेंट है, नॉर्मली जब नॉर्मल इंसान की बात करें, हम लोग जब सोते हैं तो हम लोग का स्टोमक का खाना इसोफेगस में वापस नहीं जाता है। क्यों नहीं जाता है? बिकॉज ये जो आपका स्फिंक्टर है, कौन सा? गैस्ट्रो इसोफेजियल स्फिंक्टर, ये कॉन्स्ट्रिक्ट कर गया होता है, उसमें वो सिकुड़ा हुआ होता है। तो जब ये कॉन्स्ट्रिक्ट कर गया होता है तो फूड की एंट्री को वापस रोक लेता है। अरे रोक लेता है ना, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन कभी कभी क्या होता है, कभी कभी किसी इंसान में प्रॉब्लम था करो, तो जब उस इंसान को प्रॉब्लम है तो जो स्फिंक्टर है ये काम करना थोड़ा सा दिक्कत कर देता है। तो जब ये काम करना दिक्कत कर देगा तो क्या होगा? आपके पेट का जो खाना है और आपके जो पेट में जो एसिड होता है, एसिड कौन सा? HCl। ये HCl बेटा कहाँ जाएगा? ये HCl निकल के आपके ऊपर चला जाएगा, ऊपर मतलब चेस्ट एरिया में चला जाएगा ना, चेस्ट एरिया में चला जाएगा। कौन सा? वो पेट का खाना और पेट में जो एसिड होता है वो चला जाएगा। क्यों गया? बिकॉज जो आपका स्फिंक्टर जो है, वो स्फिंक्टर जो है, स्फिंक्टर में थोड़ा मान लो प्रॉब्लम आ गया है, और जैसे स्फिंक्टर में प्रॉब्लम आया है तो वो प्रॉब्लम की वजह से क्या होगा? आपका जो फूड है बेटा, वो फूड आपका चला गया ऊपर, और जैसे वो फूड ऊपर गया तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? उसको हम लोग बोलते हैं रीगर्जिटेशन। रीगर्जिटेशन का मतलब आपको कोई भी घोटा हुआ चीज अगर वापस से रिफ्लक्स होने लगे, रीगर्जिटेशन। रीगर्जिटेशन का मतलब आपका स्टोमक में जो फूड गया उसको अब फर्दर आगे कहाँ जाना? इंटेस्टाइन में, बट इंटेस्टाइन में ना जाके वो वापस से अगर सपोज करो इसोफेगस की तरफ चला गया, इसका मतलब रीगर्जिटेशन। और ये ऊपर जाएगा और आपके हार्ट में, चेस्ट में पेन होगा, हार्ट में दर्द होता है, तो हार्ट में पेन होगा एंड दैट इज कॉल्ड हार्ट बर्न। हार्ट बर्न होगा। तो देखो ये क्वेश्चन पूछता है नीट में, हार्ट बर्न क्या हार्ट से रिलेटेड है? नो, हार्ट बर्न हार्ट का डिसऑर्डर नहीं है, हार्ट की बीमारी नहीं है। बेसिकली आदमी को क्या लगेगा? आदमी को चेस्ट में डिस्कम्फर्ट होगा, कलेजा में इसको दर्द होगा, लेफ्ट साइड राइट साइड भी साइड हो सकता है, और कोई जलन होगा, उसको लगेगा क्या? उसको डायग्नोसिस होगा मेरे चेस्ट में पेन हो रहा है। तो नॉर्मल लोगों के माइंड में क्या होता है? चेस्ट पेन हो रहा है, हार्ट अटैक आएगा, हमको हार्ट अटैक होगा, तो दौड़ते दौड़ते हॉस्पिटल जाएगा और वो घबराया रहेगा। बेसिकली जो हार्ट बर्न हो रहा है यहाँ पर, ये हार्ट बर्न क्यों हो रहा है? हार्ट बर्न हो रहा है बिकॉज जो आपका खाना है और जो आपका एसिड है फूड में, वो आपके कलेजा के आसपास फैल रहा है और आपको जलन हो रहा है, तो उस वजह से आपको चेस्ट पेन होगा एंड दैट चेस्ट पेन कॉल्ड हार्ट बर्न। तो नीट में आपसे क्वेश्चन डायरेक्टली पूछेगा हार्ट बर्न इज अ डिजीज एसोसिएटेड विद, और पहला ऑप्शन रहेगा कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम। तो मैक्सिमम बच्चे वही मार देंगे, बट इसका आंसर क्या जाएगा? इसका आंसर जाएगा डाइजेस्टिव सिस्टम। ओके, ये डाइजेस्टिव सिस्टम का प्रॉब्लम है, इसोफेगस स्टोमक डाइजेस्टिव सिस्टम का पार्ट है, तो ध्यान रख लेना। हार्ट बर्न में हार्ट लगा हुआ है, तो बर्न मतलब जलने जैसा फीलिंग हार्ट के आसपास आता है, बट ये हार्ट की बीमारी नहीं है, ये किसकी बीमारी है?
ये गैस्ट्रिक सिस्टम की बीमारी, डाइजेस्टिव सिस्टम की बीमारी है। ओके बेटा, ठीक है। तो रिगर्टेशन और खाना आपको उछल उछल के ऊपर जाएगा, और दिस बीमारी इज कॉल्ड एक्लेसिया कार्डिया। एक्लेसिया कार्डिया क्यों हो रहा है? बिकॉज आपका जो कार्डियक स्फिंक्टर है, अच्छा ये वाला एक्लेसिया कार्डिया देख लेते हैं। एक्लेसिया कार्डिया में क्या हुआ, आपका जो कार्डियक स्फिंक्टर है उसे रिलैक्स करने में फेल कर गया। रिलैक्स करने में फेल कर गया मतलब ये कॉन्स्ट्रिक्ट रह गया। तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट आप सुने हो ना, गारा लगना बोलते हैं, लगता है गारा लग गया। सपोज करो कोई आदमी है कंटिन्यू ठूस ठूस से खा रहा है और टाइम ही नहीं दे रहा किसको, अपने स्फिंक्टर को रिलैक्स करने के लिए या कॉन्स्ट्रिक्ट करने के लिए। तो देखो स्फिंक्टर को भी टाइम चाहिए ना कि फैलने और कॉन्स्ट्रिक्ट करने में। तो कोई आदमी सपोज करो ठूस ठूस के लगातार स्पीड में खा रहा है, तो खाते खाते क्या होता है, उसको लगता है कि वो गारा, लोग हिंदी में बोलते हैं कॉमन देहात तो गारा लग गया, गारा लग गया, पानी पी पानी पी। क्यों बोल रहे हैं? बिकॉज इसका जो इसोफेगस है, इसोफेगस पूरी तरह से मान लो रोटी चावल जो भी खा रहा है उससे भर गया, और टाइम नहीं दे रहा है किसको, अपने फूड को नीचे पास करने के लिए। समझ में है? तो जब वो टाइम ही नहीं दे रहा है तो उसका जो इसोफेगस है वो कचाकच भर जाएगा, और उसका जो इसोफेगस भर जाएगा तो उसको थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा, दैट इज कॉल्ड एक्लेसिया कार्डिया। एक्लेसिया कार्डिया क्यों हुआ? फेल्योर ऑफ कार्डियक स्फिंक्टर टू रिलैक्स। तो जो कार्डियक स्फिंक्टर है ना बेटा, वो रिलैक्स करने में फेल कर गया, रिलैक्स नहीं कर पाया। और जब रिलैक्स नहीं कर पाया तो बेसिकली क्या हुआ, जब रिलैक्स नहीं किया तो वो फैला नहीं, और जब फैला नहीं मतलब वो कॉन्स्ट्रिक्ट रह गया। जब कॉन्स्ट्रिक्ट रह गया तो आपका जो इसोफेगस है वो खाने से भर गया, और आपको थोड़ा सा अनईजी फील हुआ, आपको ऐसा लग गया कि पूरा कलेजा में भर गया खाना। और फिर हम लोग क्या बोलते हैं, हम लोग बोलते हैं रुक रुक रुक, पानी पी पानी पी पानी पी, क्या बोलते हैं। तो पानी पी क्या करते हैं, पानी पी के हम लोग कहीं ना कहीं जो आपके इसोफेगस में खाना है उसको हम लोग लुब्रिकेट करते हैं, उसको गीला कर देते हैं। तो जैसे तुम गीला करोगे तो वो गीला होने से अब फाइनली स्फिंक्टर से पास कर जाएगा और आराम मिलेगा, तो उसको बोलते हैं हम लोग गारा लगना। समझ में आ रहा है? चलो, तो एक्लेसिया कार्डिया आप ध्यान रखोगे, उसमें भी सिम्टम्स सही सेम आएंगे, तो दोनों आप ध्यान रखोगे। इसमें भी सिम्टम्स वही आते हैं, चेस्ट पेन होता है और रिगर्जिटेशन होता है, ठीक है, हार्ट बर्न इसमें भी होता है, ठीक है, सिम्टम्स एक्लेसिया कार्डिया का भी। ओके चलो, दोनों ध्यान रखो। तो हार्ट बर्न आपसे पूछ सकता है कि हार्ट बर्न किसका बीमारी है, आंसर जाएगा डाइजेस्टिव सिस्टम का। चलो आगे देखते हैं। तो फाइनली स्टोमक में आपका फूड आ गया ना। स्टोमक की बात करें तो स्टोमक एक जे शेप्ड ऑर्गन है। स्टोमक हम लोग अलग से भी बनाए हुए हैं, अपन उसके बाद में पढ़ेंगे। स्टोमक एक जे शेप का, जे जो लेटर होता है उसका ऑर्गन है, उस तरह का ऑर्गन है। और स्टोमक में फूड जो है बेटा आपका 3 से 5 घंटे तक डाइजेस्ट होता है। 3 से 5 आवर तक फूड आपका स्टोमक में रहता है। स्टोमक में फूड डाइजेस्ट होने के बाद फाइनली फूड अब नीचे आता है। तो देखो स्टोमक में डाइजेस्ट हो गया, फूड फाइनली नीचे आ रहा है। नीचे आएगा तो क्या आएगा, स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन के 3 पार्ट्स होते हैं, डुडेनम, जेजुनम, इलियम। तो ध्यान देखना, देखो यहाँ से शुरू हुआ और यहाँ से जो पोर्शन है ये क्या है आपका बेटा, डुडेनम। देखो लिख चुके हैं, दिस इज डुडेनम, दिख रहा है। तो देखो बेटा ये आपका डुडेनम है, और डुडेनम का शेप कैसा होता है, सी शेप। एनसीईआरटी में 2 था पहले लिखा होगा सी और इधर लिखा यू, अब करेक्शन आ गया है, अब सी हो गया दोनों जगह, ठीक है। तो आपको हमेशा वो चीज़ बताएंगे जो करंट या अपडेटेड चीज़ है। तो डुडेनम का शेप है सी शेप, तो डुडेनम का सी शेप है क्योंकि सी की तरह दिखता है ना। डुडेनम के बाद आएगा बेटा आपका जेजुनम। तो देखो यहाँ पर, यहाँ से शुरू हुआ और यहाँ तक क्या आया, जेजुनम। दिस इज द सेकंड पार्ट, तो आया बेटा क्या, जेजुनम। ओके, तो डुडेनम हो गया, जेजुनम हो गया। अब बेटा क्या आएगा, इलियम। तो इलियम होता है स्मॉल इंटेस्टाइन का सबसे हाईली कॉइल पार्ट, तो सबसे ज़्यादा कॉइलिंग है। कॉइलिंग क्यों है बेसिकली, इसलिए कॉइलिंग है, देखो क्यों बताया आपको, क्योंकि पूरे के पूरे एलिमेंट्री का लेंथ कितना है, 30 फीट। तो एक आदमी का लेंथ कितना होता है, जैसे मैं अपनी बात करूँ, मेरी लेंथ कितनी है, 5'8", तो 5 फीट 8 या 5 फीट 9 इंच के पर्सन में कैसे तुम 30 फीट का इंटेस्टाइन या सॉरी 30 फीट का तुम एलिमेंट्री के अंदर कैसे घुसा दोगे। इसका मतलब कहीं ना कहीं क्या, इसका मतलब है कहीं ना कहीं कॉइलिंग है, कहीं ना कहीं इंटेस्टाइन काफ़ी ज़्यादा मुड़ा हुआ है इस तरह से। अगर इंटेस्टाइन पूरे पूरे एलिमेंट्री के अंदर तुम सीधा रख दोगे तो वो एक क्या 5-6 आदमी को कवर कर लेगा लंबाई में। बट ऐसा होता नहीं, ऐसा क्यों नहीं होता है, बिकॉज एलिमेंट्री कैनल इस तरह से काफ़ी फोल्ड्स बना के मुड़ा हुआ है, तब तो 30 फीट हट रहा है ना, समझ सकते हो। ओके, तो ये जो आपका जेजुनम है उसके जो इलियम आएगा बेटा, तो इलियम काफ़ी हाईली कॉइल्ड है, देखो हाईली कॉइल्ड दिख रहा है, और इलियम अकेला 3.5 मीटर लंबा होता है। तो आपने नीचे पूछेगा लॉन्गेस्ट पार्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनल इलियम, हाईएस्ट या मोस्ट कॉइल्ड पार्ट इलियम आंसर जाएगा। तो इलियम 3.5 मीटर लंबा है और हाईली कॉइल्ड पार्ट है, कोई दिक्कत नहीं है। तो डुडेनम हो गया, सी शेप, जेजुनम हो गया और इलियम हो गया। स्मॉल इंटेस्टाइन खत्म। ध्यान से देखना, इलियम यहाँ खत्म हुआ, दिख रहा है, इलियम यहाँ आके खत्म हुआ। जैसे इलियम खत्म हुआ तो अब क्या शुरू हुआ बेटा यहाँ पर, तो जैसे इलियम खत्म हुआ, देखो बेटा यहाँ पर, तो इलियम खत्म होने पर यहाँ पर जो ये ऑर्गन दिख रहा है दिस इज कॉल्ड सीकम। तो ये क्या बेटा आपका सीकम। तो अब शुरू हुआ क्या आपका लार्ज इंटेस्टाइन। लार्ज इंटेस्टाइन के 3 पार्ट है, क्या क्या पार्ट है बताओ, सीकम, कोलोन, रेक्टम। अरे कोई दिक्कत नहीं है। तो लार्ज इंटेस्टाइन के 3 पार्ट है, सीकम, कोलोन, रेक्टम। तो देखो बेटा ये सीकम है,
सीकम के बारे में क्या लिखते हैं एनसीईआरटी, ये सीकम बेसिकली एक ब्लाइंड सैक है। सीकम एक ब्लाइंड सैक का मतलब बेसिकली एक समझ जैसे गुफा होता है ना, गुफा इस तरह का स्ट्रक्चर है। तो बेसिकली सीकम एक ब्लाइंड सैक है जहाँ तुम एंट्री किए तो एक मतलब तुमको लगेगा कि चारों तरफ से बंद एक रूम जैसा स्ट्रक्चर है, ब्लाइंड सैक। और सीकम के अंदर खासियत क्या, बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछता है बराबर। सीकम की खासियत क्या है कि सीकम के अंदर होता है माइक्रो ऑर्गेनिज्म मिलता है। तो आप बोलोगे सर माइक्रो ऑर्गेनिज्म है तो और कौन सा, इशरिशिया कोलाई, मोस्ट कॉमनली इशरिशिया कोलाई के अंदर मिलता है। इशरिशिया कोलाई, इकोलाई का मतलब इशरिशिया कोलाई। इशरिशिया कोलाई क्या है, ये बैक्टीरिया है, ठीक है बेटा, ओके। तो देखो इशरिशिया कोलाई बैक्टीरिया प्रेजेंट है कहाँ पर, माइक्रो ऑर्गेनिज्म है कहाँ पर, आपके इंटेस्टाइन में कहाँ पर, सीकम में। तो आप बोलोगे सर इस इंटेस्टाइन के जो अंदर इकोलाई, इसको हम लोग क्यों छोड़े, इसको क्यों नहीं मार देते हैं? तो क्या इसको मारना सही है? नो, इसको मारना सही नहीं है। क्यों? क्योंकि आपके बॉडी के लिए हेल्पफुल है यहाँ पर। तो आप सुनते हो ना कि एंटीबायोटिक्स को बहुत ज़्यादा मत खाओ, एंटीबायोटिक्स का मिसयूज मत करो। क्यों? क्योंकि सपोज करो आप एंटीबायोटिक बहुत ज़्यादा खाते हो तो आप तो पहली बात एक एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस डेवलप कर लो। एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस क्या होता है ये हम लोग पढ़ेंगे कुछ दिनों में। एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस का मतलब बॉडी के अंदर रेजिस्टेंस हो जाएगा उस एंटीबायोटिक से, उस बैक्टीरिया को, तो बैक्टीरिया मरेगा नहीं। तो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस एक प्रॉब्लम है एंटीबायोटिक खाने से। दूसरी बात है कि अगर सपोज करो आप एंटीबायोटिक काफ़ी ज़्यादा लोगे तो आप अपने बॉडी के जो नॉर्मल माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो बॉडी में नॉर्मली प्रेजेंट भी होता है जैसे इकोलाई, उसको भी सपोज करो आप मार दिए एंटीबायोटिक एक्सेस खा के, तो प्रॉब्लम क्या होगा? देखो ये इकोलाई करता क्या है, इकोलाई हम लोग के लिए क्यों फायदेमंद है, इकोलाई हम लोग क्यों नहीं हटा रहे यहाँ से? बिकॉज ये इकोलाई क्या करता है, जो भी आपका अनडाइजेस्टेड फूड है, सपोज करो जो भी खाना खाए उस खाना में बहुत चीज़ नहीं बचेगा, बहुत सारे चीज़ का क्या होगा, डाइजेशन नहीं होगा। तो जो भी अनडाइजेस्टेड फूड है ना बेटा, वो अनडाइजेस्टेड फूड के ऊपर इकोलाई काम करता है। तो इकोलाई बैक्टीरिया अनडाइजेस्टेड फूड पर काम करता है और उस अनडाइजेस्टेड फूड के अंदर जो चीज़ होता है उस चीज़ को कन्वर्ट करके वो कुछ विटामिन बनाता है। तो अनडाइजेस्टेड फूड के ऊपर इकोलाई काम करेगा और इकोलाई उसके अंदर कुछ चेंजेस लाके कुछ विटामिन को बनाता है बॉडी में। कौन कौन सा विटामिन? विटामिन B12, विटामिन B12 को हम लोग क्या बोलते हैं बताओ? साइनोकोबालामाइन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, साइनोकोबालामाइन में कौन सा है? कोबाल्ट। देखो ये जो इशरिशिया कोलाई है बेटा, ये इशरिशिया कोलाई अनडाइजेस्टेड फूड को उसके अंदर बनाया क्या? विटामिन B12 और क्या बनाया? विटामिन K। उसके क्या बनाया? विटामिन B1। थोड़ा गंदा लग रहा होगा, दिख नहीं रहा, ये बेटा विटामिन B1। और विटामिन B1 को हम क्या बोलते हैं? थियामिन। ये थियामिन है बेटा, ये थायमिन नहीं है। थायमिन और थियामिन में अंतर होता है, तो मैं लिख दे रहा हूँ पे। ये थायमिन क्या होता है? थायमिन एक नाइट्रोजन बेस है। नाइट्रोजन बेस जो 11th में हमको नहीं पता होगा, बायोमोलिक्यूल जब पढ़ोगे या जो जेनेटिक्स पढ़ोगे तो बताया जाएगा थायमिन क्या होता है। तो थायमिन और थियामिन, THIA, थिया। जब थियामिन है तो वो विटामिन है और जब वो थायमिन है THY है तो वो क्या है? नाइट्रोजन बेस है। नाइट्रोजन बेस क्या होता है? अगर हम लोग हर वर्ड के डेप्थ में जाएंगे तो कभी खत्म ही नहीं होगा चैप्टर होगा, बस ध्यान रखो नाइट्रोजन बेस होता है। जब टाइम आएगा तो बता दिया जाएगा वहाँ पे क्या होता है। तो विटामिन B1 थियामिन है और अगला विटामिन VV2 और हम लोग बोलते हैं राइबोफ्लेविन। तो आपको ध्यान क्या रखना बताओ कौन कौन से विटामिन इशरिशिया कोलाई बनाता है? विटामिन B12, विटामिन K, विटामिन B1 का मतलब थियामिन और विटामिन B2 का मतलब राइबोफ्लेविन। यानी कोई दिक्कत नहीं, तो चारों विटामिन ध्यान रखो। तो बताओ कहीं ना कहीं बॉडी के लिए हेल्पफुल है? अरे है ना, तो बॉडी के लिए बैक्टीरिया हेल्पफुल है और बॉडी के लिए हेल्पफुल है। और ये बैक्टीरिया क्या बना रहा है? ये बैक्टीरिया बना रहा है हम लोग के अंदर सिम्बायोटिक रिलेशनशिप। ये क्या बना रहा है बताओ? सिम्बायोटिक रिलेशनशिप। सिम्बायोटिक बोलो तो क्या होता है? तो सिम्बायोटिक रिलेशनशिप का मतलब ऐसा रिलेशनशिप जहां पर दोनों को फायदा है। दोनों को फायदा का मतलब इशरिशिया कोलाई को क्या फायदा है? इशरिशिया कोलाई को क्या मिल रहा है? शेल्टर मिल रहा है, शेल्टर मिल रहा है और उसको फूड मिल रहा है। जो भी आदमी खा रहा है उसमें से कुछ कुछ ये भी खा ले रहा है और आदमी को क्या फायदा मिल रहा है? आदमी को ये विटामिन बना के दे रहा है। तो ऐसा कोई भी रिलेशनशिप जहाँ पर दोनों को फायदा हो, किसको? होस्ट को भी और माइक्रो ऑर्गेनिज्म को भी, तो उसको हम लोग बोलते हैं सिम्बायोसिस। कोई दिक्कत नहीं है, एंड इट वाज सिम्बायोटिक रिलेशनशिप। चलिए हम लोग आगे देखते हैं। तो अपन आगे आते हैं। तो क्या पता है आपको? सीकम एक ब्लाइंड सैक है जिसमें इशरिशिया कोलाई होता है और एक ब्लाइंड सैक है और वहाँ पर विटामिन बनाता है इशरिशिया कोलाई। अब देखो बेसिकली सीकम के ऊपर कुछ दिख रहा है, उंगली जैसे दिख रहा है स्ट्रक्चर। ये देखो इसकी बात कर रहा हूँ। सीकम के ऊपर बेटा देखो यहाँ पर एक उंगली जैसा स्ट्रक्चर होता है, दैट ऑर्गन इज कॉल्ड वर्मिफॉर्म अपेंडिक्स। उसको हम लोग बोलते हैं वर्मिफॉर्म अपेंडिक्स। और वर्मिफॉर्म अपेंडिक्स जो होता है वो है वेस्टिजियल ऑर्गन। वेस्टिजियल ऑर्गन मतलब ऐसा ऑर्गन जिसका बॉडी में यूज नहीं है। तो जो भी ऑर्गन बॉडी में यूजलेस होते हैं, जिनका कोई यूज नहीं है, मतलब ऐसे ऑर्गन्स
जो बॉडी में अगर नहीं भी रहते तो कोई फर्क नहीं पड़ता, दैट इज कॉल्ड वेस्टिजियल ऑर्गन। ओके, मतलब बेसिकली उनका कोई खास यूज नहीं है। तो वर्मी फॉर अपेंडिक्स, जिसको हम लोग कॉमनली क्या बोलते हैं, अपेंडिक्स बोलते हैं, सुनते ना, अपेंडिक्स का ऑपरेशन करवाए हैं, अपेंडिक्स में दर्द हो रहा है, तो उसी अपेंडिक्स की बात कर रहे हैं। तो अपेंडिक्स का देखो यहाँ पर, अच्छा इस बात करें, ये डायग्राम दिख रहा है ना, तो देखो बॉडी का जो भी इस तरफ बना हुआ है ये क्या राइट साइड है, और इधर जो बना हुआ है लेफ्ट साइड है। तो बताओ अपेंडिक्स किधर है, राइट साइड में है, पढ़े है ना। तो अपेंडिक्स यहाँ पे होगा, देखो यहाँ पे मैं फोकस कर रहा हूँ, इस एरिया में अपेंडिक्स मिलेगा। कहाँ पे, ये सीकम से अटैच है, और इसका स्ट्रक्चर कैसा है, फिंगर लाइक। तो अपेंडिक्स का शेप कैसा है बताओ, फिंगर लाइक स्ट्रक्चर है, कोई दिक्कत नहीं है। तो यही अपेंडिक्स है जिसमें कि अगर सपोज करो किसी अपेंडिक्स में इन्फ्लामेशन हो जाए, इसी अपेंडिक्स में सपोज करो सूजन हो जाए, तो उसमें काफ़ी दर्द होता है, काफ़ी पेन होता है, ये लाल पड़ जाता है, ठीक है। और उस पेन और उस बीमारी को हम लोग क्या बोलते हैं, उस बीमारी को हम लोग बोलते हैं बेटा अपेंडिसाइटिस। तो बताया था ना आपको, 12th क्लास में पढ़ाएंगे, देखना। जब भी बॉडी में आइटिस लगा हो किसी भी चीज में, जब भी बॉडी में आइटिस लगा हो किसी चीज में, इसका मतलब क्या होता है, इन्फ्लामेशन। इन्फ्लामेशन का मतलब समझ सकते हैं, जैसे सूजन, उसमें सूजन हो गया, तो वो सूजन हो सकता है या तो इन्फेक्शन से या किसी और कारण से। तो अगर आपके अपेंडिक्स में सूजन हो जाए, दैट इज कॉल्ड अपेंडिसाइटिस, एंड अपेंडिसाइटिस इज द इन्फ्लामेशन ऑफ अपेंडिक्स। तो अपेंडिसाइटिस हुआ, काफी तेज दर्द होगा, जब तुम अल्ट्रासाउंड करवाने जाओगे तो देखा गया अपेंडिक्स का साइज छोटा होता है, बट अब ये सूजन होने से अपेंडिक्स साइज बड़ा हो जाएगा। तो हम लोग देखेंगे कि अपेंडिक्स साइज बड़ा हो गया है, पेन है, और हम लोग फाइनली सर्जरी करके हटा देंगे। क्यों हटा देंगे, बिकॉज वैसे भी रह के कोई फायदा नहीं है, यूजलेस ऑर्गन, समझ लो ना, ये यूजलेस ऑर्गन है अपेंडिक्स, तो वैसे भी कोई फायदा है नहीं। हाँ, फायदा इसका थोड़ा बहुत है, थोड़ा बहुत फायदा क्या है, ये 12th क्लास में पढ़ोगे। एक्चुअली अपेंडिक्स जो होता है ये सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन है, सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन है। अब बोलोगे सर अभी जस्ट आप बोल रहे हैं कि ये वेस्टिजियल ऑर्गन है, फिर आप बोल रहे हैं सेकेंडरी लिम्फोइड। तो देखो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आंसर करना है, अगर नीट में क्वेश्चन आएगा कि इसमें से कौन सा वेस्टिजियल ऑर्गन है, और सपोज करो ऑप्शन है इस तरह से ईयर, आई, नोज और अपेंडिक्स, तो आंसर क्या जाएगा अपेंडिक्स। हम लोग को हमेशा बेस्ट चूज करना होता है, कभी भी किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आंसर के ऊपर क्या लिखा होता है कि आपको बेस्ट आंसर चूज करना है, करेक्ट आंसर नहीं, बेस्ट आंसर। बेस्ट का मतलब इन चारों में जो बेस्ट उचित आंसर लगा वो चूज करना है। तो उस चार ऑप्शन में अपेंडिक्स जाएगा क्या, वेस्टिजियल ऑर्गन। कब, आई तो पता है जरूरी, ईयर पता है, नोज पता है कान का, तो उस जगह अपेंडिक्स जाएगा। और आपसे पूछेगा कि इसमें से कौन सा सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन है, सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन। अब सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन क्या होता है ये सब 12th में पढ़ेंगे, अभी बस ध्यान रख लेना। तो अपेंडिक्स एक तरह से वेस्टिजियल ऑर्गन तो है ही, और साथ साथ ये सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन भी है, इसको भी ध्यान रख लोगे। तो और ऑप्शन की अकॉर्डिंग टिक करोगे। तो पहले एग्जांपल बताओ, सपोज करो यही क्वेश्चन अब दूसरे तरीके से आ गया कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वेस्टिजियल ऑर्गन, क्या इसमें से वेस्टिजियल ऑर्गन है। और ऑप्शंस दिया हुआ है इस बार कुछ अलग तरीके का, ऑप्शन दिया हुआ है तुम्हारा अपेंडिक्स दिया हुआ है, ओके। दूसरा ऑप्शन दिया हुआ है हेयर, हेयर बाल। तीसरा ऑप्शन दिया हुआ है आई, और चौथा ऑप्शन दिया हुआ है ईयर। अब क्या दिक्कत है आप देखो, अपेंडिक्स भी है और आई और ईयर भी है, और दूसरा ऑप्शन क्या है हेयर। तो देखो वेस्टिजियल ऑर्गन अपेंडिक्स है, हेयर, हेयर जो बात कर रहे हैं, हेयर आपको नहीं पता, सुन लो, जो बाल होता है वो क्या है, वेस्टिजियल चीज है हम लोग के बॉडी का। हेयर अगर नहीं भी हो तो आदमी काम चल जाएगा, हेयर का कोई यूज नहीं है। हेयर बस कॉस्मेटिकली इंसान को खूबसूरत बनाने के लिए होता है, हेयर का कोई यूज नहीं है। अगर हेयर नहीं भी होता दुनिया में लोगों के पास तो इंसान जिंदा रहता है, इंसान कुछ बिगड़ता क्या नहीं ना। तो हेयर का कोई यूज नहीं होता, हेयर बस चेहरा को अच्छा रखने के लिए भगवान दे दिया, ठीक है। तो अब यहाँ पर ऑप्शन से अकॉर्डिंग आंसर चेंज हो रहा है। तो यहाँ पर क्या दिख रहा है, यहाँ पर दिख रहा है कि अपेंडिक्स से भी घटिया, अपेंडिक्स से भी बेकार एक ऑर्गन या एक बॉडी का पार्ट दिया हुआ है, क्या, हेयर। हेयर भी एक सेल है, ओके। तो हेयर भी एक सेल है, तो हेयर भी वेस्टिजियल चीज होता है, नेल्स के बदले भी वेस्टिजियल होता है। तो यहाँ पर ऑप्शन के अकॉर्डिंग आंसर देना होता है, आंसर क्या जाएगा, बेस्ट आंसर हेयर जाएगा, ठीक है, समझ रहे हो ना। आंसर के अकॉर्डिंग, सॉरी ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपको आंसर टिक करना है। तो याद रखना कि अपेंडिक्स वेस्टिजियल ऑर्गन तो है ही, बट साथ साथ ये सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन भी है। सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन क्या होता है ये हम लोग पढ़ेंगे जब ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज 12th क्लास में, वहां पर समझ में आएगा। चलो आगे आते हैं। तो अपेंडिक्स के बाद अब सबसे इंपॉर्टेंट होता है, यहाँ पर ध्यान से देखोगे, ठीक है, अगर फोकस हो तो फोकस कर देना। तो देख बेटा, सीकम के बाद अब आएगा क्या, कोलोन। कोलोन के 4 पार्ट्स होते हैं, कोलोन के 4 पार्ट्स हैं। तो देखो एक कोलोन ऊपर उठ रहा है, दिख रहा है यहाँ तक सीकम है, बस यहाँ से बात कर रहा हूँ मैं। एक कोलोन ऊपर की तरफ इस तरह से उठ रहा है मुड़ मुड़ के,
दैट इज कॉल्ड ए कोलन। ए कोलन मतलब ए का मतलब असेंडिंग कोलन। असेंडिंग कोलन का मतलब जो असेंड कर रहा हूँ, ऐसा होता है ना सांप चढ़ रहा है, तो असेंड का मतलब चढ़ना, डिसेंड का मतलब गिरना। तो कोलन ऊपर की तरफ चढ़ रहा है, दिस इज कॉल्ड असेंडिंग कोलन। चलो असेंडिंग कोलन हो गया यहाँ से यहाँ तक, कोई दिक्कत नहीं ना। अब क्या बेटा देखो यहाँ पर इस तरह से कोलन इस तरह से ऐसे आया, दिस इज कॉल्ड ट्रांसवर्स कोलन। तो यहाँ डॉट क्यों बनाया, डॉट क्यों बनाया, बेसिकली ये पीछे साइड से आ रहा है इस तरह से, ठीक है। तो ये हो गया ट्रांसवर्स कोलन। कोई दिक्कत तो ऐसा नहीं कि दोनों टकरा रहा है, ओके, आगे पीछे होता है। तो असेंडिंग कोलन के बाद हो गया आपका ट्रांसवर्स कोलन। ट्रांसवर्स का मतलब जमीन से पैरेलल चल रहा है, ठीक है, जमीन है, जमीन के पैरेलल चल रहा है। तो एक कोलन ऊपर आया असेंडिंग कोलन, एक आपका पैरेलल चला ट्रांसवर्स कोलन, फिर आया आपका हो गया डिसेंडिंग कोलन। तो एक कोलन नीचे की तरफ फाइनली डिसेंड करा देगा, डी कोलन, डी का मतलब डिसेंडिंग कोलन, टी का मतलब ट्रांसवर्स कोलन, ओके। चलो और डिसेंडिंग कोलन जैसे नीचे आएगा तो फिर से क्या होगा, देखो यहाँ पर डिसेंडिंग कोलन एस के स्ट्रक्चर बना देगा, एस की तरफ, एस होता है नहीं एस, तो देखो यहाँ पे एस के शेप बना, अरे बना एस के शेप, तो दिस इज कॉल्ड सिग्मॉइड कोलन, एस कोलन। तो एस का मतलब सिग्मॉइड कोलन। तो क्या क्या आया तो बताओ, असेंडिंग कोलन, ट्रांसवर्स कोलन, डिसेंडिंग कोलन, सिग्मॉइड कोलन। तो सीक्वेंस याद रख लोगे, सीक्वेंस क्या होता है, असेंडिंग, ट्रांसवर्स, डिसेंडिंग, सिग्मॉइड, ATDS से याद रख लोगे, ठीक है। तो ये आपके कॉलम्स के पार्ट आ गए, ओके। लगातार के सीक्वेंस में क्वेश्चन रिलेटेड पूछ सकता है। तो सिग्मॉइड कोलन आ गया, और सिग्मॉइड कोलन के बाद आपका बेटा क्या आएगा, रेक्टम। लिख रहा है रेक्टम लिखा हुआ, तो रेक्टम तो क्या बताया आपको, लार्ज इंटेस्टाइन का 3 पार्ट होता है, क्या क्या, सीकम, कोलन, रेक्टम। सीकम हो गया, कोलन का 4 पार्ट, क्या क्या, असेंडिंग कोलन, ट्रांसवर्स कोलन, डिसेंडिंग कोलन और सिग्मॉइड कोलन। फिर क्या है रेक्टम, और रेक्टम जब खत्म हो गया तो आपका लार्ज इंटेस्टाइन भी यहाँ पर खत्म हो गया। अब क्या बचा है बेटा आपका एनस, तो दिख रहा है एनस है, और एनस में क्या होगा आपका, एनस में आपको फीकल मैटर स्टोर रहेगा यहाँ पर, रेक्टम में इसका स्टोर होता है, रेक्टम में फीकल मैटर स्टोर होगा, एनस में स्टोर होगा, और फाइनली एनस के थ्रू पास होते हुए ये जो एनल कैनाल है, इस एनल कैनाल की ओपनिंग के थ्रू आपका फीकल मैटर बाहर आ जाएगा, दैट इज कॉल्ड इजेशन। इजेशन का मतलब, इजेशन का मतलब जो भी आपका एक्सक्रीटरी, सॉरी जो भी आपका अनडाइजेस्टेड या अनएब्जॉर्ब फूड है, जो भी आपका फीकल मैटर है, जो भी आपकी बॉडी में नहीं पचा है, जो भी बॉडी में आपके एब्जॉर्ब नहीं हुआ, वो फाइनली बॉडी से बाहर निकल जाएगा इन द फॉर्म ऑफ स्टूल या फीकल मैटर, एंड दैट प्रोसेस कॉल्ड इजेशन। तो इजेशन हाँ मतलब जो भी आपकी बॉडी में अनडाइजेस्टेड या अनएब्जॉर्ब फूड रहा, जो भी आपकी बॉडी में अनडाइजेस्टेड या अनएब्जॉर्ब फूड रहा, वो फूड फीकल मैटर के थ्रू, वो फूड फीकल को हम बोलते हैं स्टूल, तो फीकल मैटर के थ्रू या स्टूल के थ्रू बाहर आ जाएगा, किसके थ्रू, एनल ओपनिंग के थ्रू, दैट प्रोसेस कॉल्ड इजेशन। तो इजेशन एक प्रोसेस है, वापस कर देना उसको। तो इजेशन एक प्रोसेस है जिसके थ्रू हम लोग का जो फीकल मैटर बेटा, वो फीकल मैटर हम लोग का एनल ओपनिंग के थ्रू वापस आगे कहाँ गया, वापस बॉडी से बाहर आ गया, ठीक है। चलो अब हम लोग देखते हैं आगे, अरे कोई दिक्कत नहीं है ना, चलो। तो इस तरह से वो फाइनली बाहर आया, कौन, फीकल मैटर। तो ये आपके एलिमेंट्री कैनल के पार्ट्स हो गए, अरे याद हो गया, तो एक आंसर दो मेरे क्वेश्चन का, बताओ कि फेरिंग्स के, आंसर दो मेरे क्वेश्चन का, फेरिंग्स के जंक्शन पे टोटल कितने ओपनिंग्स हैं, फेरिंग्स के पास टोटल कितने ओपनिंग्स हैं, टोटल कितने कह सकते हो कि चीजों का समागम है, कितने चीज वहां पे ज्वाइन होते हैं। ऑप्शन है 1 2 3 4 5, आप लोग मैक्सिमम बच्चे क्या बोलेंगे, 3 या 4, आंसर क्या है 5। 5 कैसे, देखो एक लेफ्ट नाक से आया, एक राइट नोज से आया, 2 हो गया, तो 2 ऊपर से आया, एक माउथ हुआ, कितना हुआ 3, अरे हुआ ना बेटा 3, और एक क्या निकला ट्रैकिया 4, और एक क्या निकला इसोफेगस, तो कितना हुआ 5। तो याद रखना P फॉर फेरिंग्स एंड P फॉर 5। तो फेरिंग्स फाइनली कॉमन जंक्शन है 5 चीजों का, तो 2 नाक का रास्ता आया, एक माउथ का जो रास्ता गया, और तीनों मिलने के बाद एक बेटा आपका ट्रैकिया बना और एक आपका इसोफेगस बना, कोई दिक्कत नहीं। तो फाइनली गिना दो जल्दी से मेरे को, बताओ माउथ का क्या है, बक्कल कैविटी, बक्कल कैविटी का क्या है फेरिंग्स, फेरिंग्स का क्या आया इसोफेगस, इसोफेगस का क्या है, इसोफेगस के बाद आया मेरा स्टोमक, स्टोमक का सेप क्या है जेएसएफ, जेएसएफ के बाद क्या है ड्यूडेनम, ड्यूडेनम का सेप क्या है सी सेप, इसका क्या है जेजनम, जेजनम के बाद क्या है इलियम, इलियम क्या है हाईली कॉइल्ड, कितना 3.5 मीटर, सबसे लंबा इलियम, सबसे हाईली कॉइल्ड इलियम, कोई दिक्कत नहीं है। उसका क्या है आपका लार्ज इंटेस्टाइन, आया क्या सीकम, अरे आया ना सीकम, सीकम का फंक्शन क्या है, सीकम का फंक्शन है कि सीकम एक ब्लाइंड सैक है जिसके अंदर मिलता है क्या सिम्बायोटिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म, सिम्बायोटिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म, एग्जांपल इस्चेरिशिया कोलाई, इस्चेरिशिया कोलाई क्या किया, इस्चेरिशिया कोलाई आपके बॉडी के अंदर जो भी अनडाइजेस्टेड या जो भी अनएब्जॉर्ब फूड है, उस फूड के अंदर से ये क्या किया, उस फूड के ऊपर वो काम किया,
और देखते हो ना बैक्टीरिया का काम क्या होता है, कचरा पे गंदा पे ग्रो करना। और देखते हो ना स्टूल पड़ा हुआ जमीन पे, कुछ किसी का एक्सक्रीटरी सब्सटेंस पे ग्रो कर रहा है। तो बॉडी के एक्सक्रीटरी सब्सटेंस पे, बॉडी के अनडाइजेस्टेड अनएब्जॉर्ब खाने पे ये ग्रो करता है और बनाता है कुछ विटामिन। कौन कौन सा विटामिन बेटा देखना लिखा हुआ है, विटामिन B12 जिसको हम लोग बोलते हैं साइनोकोबालामाइन। साइनोकोबालामाइन में क्या है, कोबाल्ट होता है, ठीक है। अगला विटामिन के, विटामिन के का फंक्शन क्या होता है एनिमल, विटामिन के का फंक्शन, तो विटामिन के का फंक्शन होता है कोगुलेशन, तो ब्लड कोगुलेशन में हेल्प करता है, ठीक है बेटा। तो ब्लड के कोगुलेशन का मतलब क्लॉटिंग, तो विटामिन के का फंक्शन है ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करना। ओके ध्यान रख लो, ऑल्दो इसको हम लोग सर्कुलेटरी सिस्टम में पढ़ेंगे बट अभी ध्यान रख लोगे तो याद रखना विटामिन के, तो के फॉर कोगुलेशन। अरे हिंदी में लिखोगे ना इस तरह से, के फॉर कोगुलेशन। अब बोलोगे सर कोगुलेशन में सी आता है, अबे कुछ ट्रिक होता है याद करने का ना, अब जरूरी है कि हर कुछ फीलिंग भावनाओं को समझो मेरा, ठीक है। तो के फॉर कोगुलेशन, तो विटामिन के का फंक्शन है ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करना, कोई दिक्कत नहीं। अगला क्या है विटामिन B1, B1 को क्या बोलते हैं थायमिन या थियामिन, थियामिन, थायमिन क्या है नाइट्रोजन बेस है। अगला क्या है राइबोफ्लेविन, राइबोफ्लेविन एक विटामिन B2, कोई दिक्कत नहीं। तो सीकम खत्म हो गया। सीकम का क्या है बेटा, कोलन, कोलन के 4 पार्ट है, असेंडिंग कोलन, ट्रांसवर्स कोलन, डिसेंडिंग कोलन और सिग्मॉइड कोलन। और सिग्मॉइड कोलन का क्या है बेटा आपका रेक्टम, लार्ज इंटेस्टाइन खत्म हो गया। और उसका क्या है आपका एनस है, एनस में एनल कैनाल है और एनल कैनाल के थ्रू जो आपका फीकल मैटर है जो स्टूल है वो आपका पास कर जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। चलो तो दिस इज ऑल अबाउट एलिमेंट्री कैनाल का स्ट्रक्चर। अब हम लोग अलग से कुछ बना के देखते हैं, ठीक है। तो देखो हम लोग एलिमेंट्री कैनाल का एक बेसिक आइडिया तो ले लिए, अब हम लोग को देखना। अच्छा अपेंडिक्स में इन्फ्लेमेशन इज कॉल्ड अपेंडिसाइटिस। अपेंडिसाइटिस किसी भी रीजन से हो सकता है, अपेंडिक्स में सूजन में रहता है। तो एक आप याद रख लो यहाँ पर एक कीड़ा होता है दैट इज कॉल्ड पिनवर्म, ठीक है बेटा, पिनवर्म। तो पिनवर्म का कीड़ा सपोज करो आपकी बॉडी में गया और पिनवर्म कीड़ा क्या करता है, पिनवर्म कीड़ा जाके इस अपेंडिक्स के मुंह को जाम कर देता है। जब अपेंडिक्स का मुंह जाम हो जाएगा तो अपेंडिक्स में सूजन आ जाएगा। तो अपेंडिसाइटिस का एक कारण है पिनवर्म इन्फेक्शन, तो उसको ध्यान रख लोगे। पिनवर्म क्यों बताएं, क्योंकि पिनवर्म आपके एनसीईआरटी में लिखा हुआ है इसी चैप्टर में, तो क्वेश्चन पूछ सकता है नेट में कभी भी, ठीक है। तो इसको आप ध्यान रख लोगे। गारा लगना बता दिया आपको, ठीक है। एक्लेसिया कार्डिया बता दिया। वेस्टिज ऑर्गन, वेस्टिज ऑर्गन का मतलब ऐसा ऑर्गन जो आपकी बॉडी में यूजलेस है, जो है तो है, अगर नहीं है तो कुछ खास बिगड़ेगा नहीं। बट अपेंडिक्स कंट्रोवर्शियल है, अपेंडिक्स वेस्टिज ऑर्गन है बट साथ साथ सेकेंडरी लिम्फर ऑर्गन है, तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग हमको टिक करना है। चलो एक पॉइंट जो हम लोग, अच्छा स्फिंक्टर का नाम क्या है, गैस्ट्रो इसोफेजियल स्फिंक्टर, इसको हम लोग क्या बोलते हैं कार्डियक स्फिंक्टर, कोई दिक्कत नहीं है ना, तो इसको हम लोग बोलते हैं कार्डियक स्फिंक्टर। अब हम लोग आगे देखते हैं। तो देखो अब हम लोग देखेंगे स्टोमक की बात कर रहे हैं। तो देखो बेटा स्टोमक में बात करें, स्टोमक के अंदर देखो ये स्टोमक है, ये क्या है इसोफेगस, यहाँ पे कौन सा स्फिंक्टर होता है, यहाँ पे स्फिंक्टर का नाम क्या है गैस्ट्रो इसोफेजियल स्फिंक्टर, देखा नीचे की बात कर रहा है, और उसको हम क्या बोलते हैं कार्डियक स्फिंक्टर। ना स्टोमक की बात करें तो देखो स्टोमक के पार्ट्स जो एनसीईआरटी में दे रखे हैं वो आपको आना चाहिए। तो स्टोमक के पार्ट्स कुछ इस तरह है, तो एक पार्ट है पहला इज कॉल्ड फंडस दिख रहा है, दूसरा इज कॉल्ड कार्डियक। कार्डियक क्या दिख रहा है, कार्डियक क्या दिख रहा है कि जैसे ही आपका इसोफेगस खत्म हुआ और आप स्टोमक में ओपन किए, तो स्टोमक में किस पार्ट से ओपन किए हम लोग, कार्डियक के थ्रू। कहने का मतलब जैसे कि हम लोग घुसे, जैसे कि एक मान लो एक बहुत बड़े बगीचा में घुसे, गार्डन में घुसे, तो सबसे पहले दिखा वो क्या है, तो वही सेम चीज। जैसे ही हम लोग स्टोमक में घुसे सबसे पहले पार्ट कौन सा मिला, कार्डियक। ऐसा में क्या है नीट क्वेश्चन पूछ सकता है कि स्टोमक में तुम एंट्री करोगे इसोफेगस से, सबसे पहले कौन सा पार्ट मिलेगा, तो आंसर जाएगा कार्डियक। ना ऊपर क्या बेटा फंडस है, ठीक है। ना तीसरा है बॉडी, बॉडी दिख रहा है, बॉडी मतलब उसका शरीर का जो बॉडी दिख रहा है स्टोमक का। तो बॉडी क्या है बेटा, बॉडी है इसका मेन सेंट्रल रीजन, तो नीचे पूछ सकता है मेन सेंट्रल रीजन क्या है स्टोमक का, आंसर क्या जाएगा बॉडी। ना अब बात करेंगे लास्ट है पाइलोडिक, तो ये बेटा क्या देखो पाइलोडिक है, तो पाइलोडिक जो है बेटा यहाँ पर ये दिख रहा है आपको, और पाइलोडिक जो है ये पाइलोडिक एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग दिया हुआ है कि पाइलोडिक ओपन होता है कहाँ पर, स्मॉल इंटेस्टाइन। मतलब कहने का मतलब है कि कार्डियक से स्टोमक में ओपन हुए और पाइलोडिक के थ्रू हम लोग अब फाइनली कहाँ, स्टोमक खत्म हो गया यहाँ पर, स्टोमक यहाँ से खत्म, अब क्या शुरू हो गया स्मॉल इंटेस्टाइन। और स्मॉल इंटेस्टाइन पहला पार्ट क्या देखो, स्मॉल इंटेस्टाइन पहला पार्ट है ड्यूडेनम, तो पाइलोडिक ही ओपन होता है किसमें, ड्यूडेनम के फर्स्ट पार्ट में। और ड्यूडेनम का फर्स्ट पार्ट क्या है, सॉरी इंटेस्टाइन का फर्स्ट पार्ट क्या है ड्यूडेनम है, तो पाइलोडिक ही ओपन होता है फर्स्ट पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन में, कोई दिक्कत नहीं है। तो देखो यहाँ से आपका इंटेस्टाइन शुरू हो गया, कौन सा इंटेस्टाइन है ये, कौन सा पार्ट है ये बेटा, ये आपका ड्यूडेनम है, कोई दिक्कत नहीं। तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, यहाँ पर भी सेम
होता है एक स्फिंक्टर। तो देखो स्फिंक्टर है, तो दिस स्फिंक्टर इज कॉल्ड पाइलोडिक स्फिंक्टर। दिख रहा है? तो स्टोमक और ड्यूडेनम के बीच में एक स्फिंक्टर है, इसका नाम क्या है? पाइलोडिक स्फिंक्टर। इसका फंक्शन सेम होगा। इसका फंक्शन क्या होगा? ये भी रेगुलेट करेगा, क्या? रेगुलेट एंट्री ऑफ फूड। तो ये भी रेगुलेट करेगा एंट्री ऑफ फूड इनटू इंटेस्टाइन। तो इंटेस्टाइन में कोई फूड को स्टोमक से आना है या नहीं आना है, ये कौन रेगुलेट करेगा? पाइलोडिक स्फिंक्टर। कहने का मतलब पाइलोडिक स्फिंक्टर अगर कॉन्स्ट्रिक्ट करेगा तो फूड स्टोमक से इंटेस्टाइन में नहीं आएगा, जब रिलैक्स करेगा तो रास्ता खुलेगा तो फूड नीचे आएगा। समझ में आ रहा है? तो पाइलोडिक स्फिंक्टर रेगुलेट करता है। तो दोनों स्फिंक्टर याद रखोगे। और देखो तीसरा स्फिंक्टर कहाँ होता है, ये भी आप समझ लो। तो देखो यहाँ पे डायग्राम को ध्यान देना। तो क्या बोल रहा है? देखो ये सीकम है, अगर दिख रहा है तो ये सीकम और ये क्या बेटा? इलियम है। तो इलियम और सीकम हम लोग इस चीज को अलग से बनाते हैं। तो कहने का मतलब क्या? कहने का मतलब सपोज करो ये बेटा आपका इलियम आ रहा है, ये बेटा आपका इलियम आ रहा है, ठीक है? और इलियम आया और फाइनली इलियम के बाद क्या बना? एक ब्लाइंड सेक बना। ब्लाइंड सेक बना ना, और ये क्या आपका अपेंडिक्स है। तो ये क्या बेटा आपका? सीकम रहा है। चलो, तो इलियम आया और सीकम से वो और अब सीकम शुरू हुआ। तो इलियम और सीकम के बीच में वी हैव गॉट अ वल्व। यहाँ पर एक वल्व होता है बेटा, ठीक? यहाँ पे एक वल्व होता है एंड दैट वल्व इज कॉल्ड, इस वल्व को हम क्या बोलते हैं? इलियो सीकल वल्व। इलियो का मतलब इलियम, सीकल का मतलब सीकम, वल्व। इलियम और सीकम के बीच में इलियो सीकल वल्व होता है। तो वल्व क्या होता है? सर्कुलेटरी सिस्टम में आप पढ़ा चुके हैं ऑलरेडी, अगर नहीं आता तो समझ सकते हो। वल्व का मतलब कोई भी चीज जो वन डायरेक्शन को अलाउ करे और बैक फ्लो को रोके। तो कहने का मतलब क्या है? कहने का मतलब देखो जो भी आपका खाना स्टोमक से डाइजेस्ट हुआ होगा वो कहाँ गया होगा? ड्यूडेनम में। ड्यूडेनम से कहाँ गया होगा? जेजुनम में। जेजुनम से फाइनल कहाँ आएगा? इलियम में। तो फूड का आपका मैक्सिमम चीज डाइजेस्ट हो चुका है। तो जो भी पोर्शन इलियम में, सपोज करो इलियम में जो आपका फूड है जो डाइजेस्ट हो चुका है, जो कि एब्जॉर्ब हो चुका है, जो रिमेनिंग है, जो रिमेनिंग फूड जो आपका ड्यूडेनम और जेजुनम के बाद बच रहा है, जो रिमेनिंग जो है ये क्या है बेटा आपका? ये फूड क्या है आपका? ये फूड है आपका अनडाइजेस्टेड और अनएब्जॉर्ब्ड, है ना? तो ये जो फूड है ये आपका अनडाइजेस्टेड अनएब्जॉर्ब्ड। क्यों ऐसा क्यों है? बिकॉज आपको पता होना चाहिए कि ड्यूडेनम में मैक्सिमम डाइजेशन हो जाता है। ड्यूडेनम में बॉडी का मैक्सिमम डाइजेशन होता है, जेजुनम में मैक्सिमम क्या होता है? एब्जॉर्प्शन। तो बॉडी में जो भी तुम खाना खाते हो ना, उस खाने का मैक्सिमम डाइजेशन कहाँ होता है? ड्यूडेनम में। और मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन कहाँ होता है? जेजुनम में। इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब होगा कि जो भी आप खाना खा रहे हो उसका मैक्सिमम डाइजेशन और मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन हो चुका है। तो बचने वाला फूड कैसा होगा? तो बचने वाला फूड ऑब्वियसली बात है कि इसमें मैक्सिमम पोर्शन क्या होगा? वो होगा जो क्या रह गया? अनडाइजेस्टेड। और जो क्या रह गया? अनएब्जॉर्ब। तो जो भी अनडाइजेस्टेड अनएब्जॉर्ब फूड इलियम में आया वो अब इलियम से सीकम में जाएगा। तो देखो इलियम से सीकम में जाने के लिए क्या होगा? ये जो वल्व है ये वल्व खुलेगा। जैसे वल्व खुला, देखो वल्व खुल गया, जैसे वल्व खुला तो ये जो इसके अंदर ये जो इलियम के अंदर जो कंटेंट है ये सीकम में आ जाएगा। सीकम में आ तो गया तो वल्व का काम क्या होता है? वल्व का काम होता है कि कोई भी चीज को जाने तो देता है एक तरफ से। बट सपोज करो जैसे ही इधर आ गया तो क्या हो जाएगा बेटा? ये आपका वल्व जो है ये क्लोज हो जाएगा। तो वल्व क्लोज होने का मतलब, अच्छा ये पार्ट तो इधर आ गया, जो भी आपका अनडाइजेस्टेड फूड था इधर आ गया। तो अब जो सीकम में जो आपका फूड आ गया अनडाइजेस्टेड अनएब्जॉर्ब्ड फूड, ये वापस अब ना जा नहीं सकता। क्यों नहीं जा सकता? बिकॉज यहाँ पे क्या है? इलियोसिकल वल्व। तो वल्व का मतलब क्या हो? वल्व का मतलब हो ऐसा कोई भी स्ट्रक्चर जो वन डायरेक्शन में अलाउ करे। तो वन डायरेक्शन मतलब इलियम से सीकम में अलाउ किया, बट फाइनली जब आपका अनडाइजेस्टेड अनएब्जॉर्ब्ड फूड नीचे आ गया तो सीकम से वापस इलियम में जाने नहीं दिया। क्यों? क्योंकि वल्व क्लोज हो गया। वल्व क्लोज हो गया, जब वल्व क्लोज हो गया तो आपका फूड ऊपर नहीं जा पाएगा। ऊपर नहीं जा पाएगा मतलब इलियम में वापस नहीं आ पाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो इलियोसिकल वल्व भी ध्यान रखोगे। ओके, ना देखो स्टोमक में दो कर्वेचर है, ग्रेटर कर्वेचर और लेसर कर्वेचर। कर्वेचर का मतलब कर्व की बात कर रहे हैं। तो ये बड़ा सा कर्व दिख रहा है दिस इज कॉल्ड ग्रेटर कर्वेचर एंड छोटा वाला कर्वेचर इज कॉल्ड लेसर कर्वेचर। अरे कोई दिक्कत? उसको हम लोग लेसर कर्वेचर बोलते हैं। तो आपका एलिमेंट्री लेवल का पार्ट्स हो गया, उसके बारे में थोड़ा डिटेल्स में पढ़ लिए। और देखो यहाँ पर दो ऑर्गन और दिख रहा है। एक क्या दिख रहा है बेटा? लीवर दिख रहा है। लीवर कहाँ पे है? राइट साइड में दिख रहा है, राइट साइड में। तो जैसे मैं आप खड़ा हूँ तो मेरा इस एरिया में क्या है? लीवर है। लीवर राइट साइड में बॉडी की होता है। तो लीवर के बारे में डिटेल्स में पढ़ेंगे आगे जाके। और देखो यहाँ पर ध्यान से देखो एक और ऑर्गन दिख रहा है, एक और ग्लैंड दिख रहा है, पैंक्रियाज। तो पैंक्रियाज के बारे में हम लोग डिटेल्स में पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है? तो लीवर और पैंक्रियाज को हम लोग डिटेल्स में पढ़ेंगे। बाकी हम लोग जो पढ़े हैं उसको आप लोग रिवाइज करें और इसको पढ़ के आएंगे, ठीक है? नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग बात करते हैं।